नमस्ते। मैं अतुल श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू सी ऑन द स्क्रीन द टर्म वेस्ट मैनेजमेंट एंड द सेकेंड वन दैट इज़ अ सॉलिड वेस्ट। वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है बिकॉज इट्स मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मीन्स यू हैव टू मैनेज दैट फ्रॉम जनरेशन टू ट्रीटमेंट टू डिस्पोजल। सो वेस्ट मैनेजमेंट में जनरेशन कैसे होता है, क्या कंपोजिशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, और व्हाट इज़ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस उसके कैरेक्टराइजेशन। सो लॉट्स ऑफ द थिंग टू डिस्कस, बट इन दिस वीडियो वी डिस्कस मेनली अबाउट व्हाट इज़ द सॉलिड वेस्ट और वेरियस टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, just like municipal solid waste, biomedical waste, hazardous waste and e-waste। और हम इसके डिफिनेशन जो कि मेनली रूल्स के अकॉर्डिंग है, नॉट जस्ट लाइक किसी ने भी उसकी डिफिनेशन दी है, वी हैव टू गो थ्रू अथेंटिक डेफिनेशन। सो व्हाट इज़ द वेस्ट? द फर्स्ट term that stuck in our mind, basically exactly how we can define it कि वेस्ट होता क्या है। बेस्ट एग्जांपल आप अपने चारों तरफ या कहीं भी देख सकते हो, आप अपनी डेली रूटीन में देख सकते हो। एनीथिंग दैट इज़ सिंगल यूज, मीन्स आपने मिल्क का पाउच खरीदा, मिल्क को यूज़ किया या फिर उसके पाउच को फेंक दिया। तो फेंक दिया, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, फर्स्ट टाइम प्राइमरी यूज़ किया, देन यू डिस्कार्डेड दैट। नाउ इट्स चेंज इनटू अ वेस्ट। आप किसी भी तरीके की चिप्स लेते हो या बिस्किट्स लेते हो, कुकीज़ लेते हो, कुछ भी लेते हो, उसकी रैपिंग जो होती है आप उसको ही फेंक देते हो, दैट इज़ नॉर्मली चेंज इनटू अ वेस्ट। सो वी कैन से दैट द एनीथिंग दैट इज़ यूजलेस मीन्स यूजलेस, आप अब उसको यूज़ नहीं कर सकते दोबारा। या फिर आपके घर में कोई चीज़ हो, आप उसको चाहते ना, उसको फेंकना चाहते हो, या फिर डिस्कार्ड किया गया हो। और वेरियस सेक्टर्स से वेस्ट का जनरेशन होता है, यू नो दैट। जस्ट लाइक आपके हाउस होल्ड से, रेसिडेंशियल से, एरिया से, मीन्स म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर से पेस्टिसाइड यूज़ होना, हर्बिसाइड यूज़ होना, फर्टिलाइज़र यूज़ होना, ये सारी चीज़ें पैकेजिंग में आती हैं। फर्स्ट यूज़ के बाद सारे पैकेज डिस्कार्डेड हो जाते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत सारे वेस्ट जनरेट होते हैं। कमर्शियल सेक्टर से भी बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनका जनरेशन मे बी शॉपिंग मॉल से, मे बी रेस्टोरेंट से, होटल से, या फिर रिसर्च लेबॉर्ट्रीज से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से, यूनिवर्सिटीज़ मीन्स इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट बॉडीज़ से, बहुत सारी चीज़ें प्राइमरी यूज़ के पास फेंक दी जा रही हैं। मीन्स उनका सेकेंड यूज़ नहीं है, मीन्स वो अब दोबारा वो यूज़ नहीं की जा सकती, वो यूज़लेस है। तो नॉर्मली दैट डिफाइन एज अ वेस्ट। तो वेस्ट को और भी रूल्स, जैसे कि हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी एजेंसीज़ हैं और रूल बनाए गए हैं जो कि वेस्ट को डिफ़ाइन करते हैं। आप जानते होंगे देयर इज़ अ वन रूल इंटरनेशनल लेवल पे जो कि हैज़ार्डस मटेरियल यानी हैज़ार्डस वेस्ट के मूवमेंट को कंट्री टू कंट्री और उसके डिस्पोजल पे रेगुलेशन लगाता है, रूल बनाता है। दैट इज़ बेसिकली नोन एज बेसल कन्वेंशन, कम्स इनटू फोर्स इन 1989। इसका आर्टिकल 2 क्या डिफाइन करता है वेस्ट के बारे में वो हम जानते हैं। बेसिकली ये कहता है कि एनी सब्सटेंसेस या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है दैट इज़ डिस्पोज्ड, या आप उसकी इच्छा रखते हैं, मीन्स इंटेंडेड टू बी डिस्पोज और रिक्वायर्ड टू बी डिस्पोज। मीन्स या तो आपने उसको डिस्पोज कर दिया या फिर आप इच्छा रखते हो कि आप ये हमारे काम का फेंक देते हैं। मीन्स या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि आप ये इसका फाइनल यूज़ हो चुका है, नाउ इट्स टाइम टू डिस्पोज इट और डिस्कार्ड इट। मीन्स ज़रूरत हो गई, रिक्वायर्ड हो गया, फिर कोई चीज़ रखे रखे एक्सपायर हो गई, आपने उसको यूज़ नहीं किया तो उसकी रिक्वायरमेंट आ गई, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कार्ड इट। तो अब वो उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग बाय द प्रोविज़न ऑफ नेशनल लॉ, तो दैट्स कॉल्ड अ वेस्ट।
द अनदर ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी एक लीगल टर्म्स रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उनकी काउंसिल ने कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट वेस्ट से रिलेटेड, बेसिकली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वेस्ट के ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट, मींस ट्रांसबाउंडरी एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री जो डिफाइन की गई है, वन कंट्री टू डिफरेंट कंट्री, जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, उसके मूवमेंट में, क्योंकि इंसान के पास, मान लो जैसे डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके पास स्पेस की कमी है, बट दे आर द ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूटर, वो हर टाइप के वेस्ट जनरेशन में उनका पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा है, तो अब उनके पास ज़मीन भी नहीं है, प्रॉपर लैंड नहीं है, तो डिस्पोज करने के लिए उनको चाहिए, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज़ ने एक अलग अलग तरीके के रूल और रेगुलेशन इस्टेब्लिश किए टू मिनिमाइज दिस। Now there is one country that is known as OECD. Basically OECD stands for Organization for Economic Cooperation and Development. You can Google it. Basically 38 countries in मेनली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का ये एक अलियंस है जिन्होंने भी वेस्ट टर्म को डिफाइन किया अपने लीगल, जो इनका मैंने साइट किया हुआ, यू कैन डायरेक्टली सर्च ऑन दिस रिपोर्ट। सो बेसिकली इन्होंने कहा कि सेम चीज़ें जो वर्ड यूज़ होते हैं हर जगह वही यूज़ हो रहा है इसमें भी, कि क्या सब्सटेंसेस एंड ऑब्जेक्ट, और इन्होंने एक वर्ड और ऐड कर दिया कि अदर देन रेडियो एक्टिव मटेरियल, मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल को छोड़कर, कवर्ड बाई अदर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। अब इन्होंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बेसिकली 3 चीज़ें हमेशा उन्हीं चीज़ों से होकर के ही जाती हैं, या तो आपने उसको डिस्पोज कर दिया हो, फर्स्ट पार्ट में ये कहते हैं कि आर डिस्पोज, सेकेंड पार्ट में ये कहते हैं कि आप इच्छा रखते हो, आर इंटेंडेड टू बी डिस्पोज और रिक्वायर्ड टू बी डिस्पोज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस एंड द प्रोविजन ऑफ नेशनल लॉ। वर्ड यूज़ किया है कि रिकवर्ड करने के लिए, तो ये OECD की डिफिनेशन है, OECD ऑर्गेनाइजेशंस की, जो डिफरेंट टाइप्स की कंट्रियों का एक ग्रुप है, मेनली 38 कंट्रीज। द अनदर यूरोपियन कंट्री मीन्स यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने भी वेस्ट फ्रेमवर्क डायरेक्टिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन, इनके आर्टिकल 3 में इन्होंने मैनुअल डेवलप किया है इसका, यूरोपियन कंट्री ने, जो कि वेस्ट से रिलेटेड है। इसमें उन्होंने रूल रेगुलेशन, हाउ टू मैनेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मेंशन किया है। आप इस रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। इन्होंने भी वेस्ट को डिफ़ाइन किया, सेम चीज़ इन्होंने भी वर्ड यूज़ किया, वही सारी चीज़ें कि एनी सब्सटेंसेस बेसिकली और ऑब्जेक्ट विच द होल्डर डिस्कार्ड और इंटेंटेड और इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्कार्ड। मेनली जितनी भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन या रूल को देखे, वो सारी चीज़ें वेस्ट को यही कर रही हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ वेस्ट तभी हो सकती है जब आप उसे फेंकना चाहते हो, आपने उसे फेंक दिया हो, प्राइमरी यूज़ के बाद डिस्कार्ड कर दिया हो, या फिर आपकी इच्छा हो उसको फेंकने की, या फिर उसकी ऐसी ज़रूरत आ गई हो, जैसे मैंने कहा कि चीज़ एक्सपायर हो गई हो, नाउ इट्स नॉट, अब उसको यूज़ करेंगे तो हार्मफुल हो सकती है, तो इसका मतलब यही हुआ। सो अब वेस्ट तो कई टाइप्स के होते हैं, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, बट हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि व्हाट इज़ द सॉलिड वेस्ट। अब डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने, और यहाँ तक कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बताया है कि एनीथिंग दैट इज़ नॉट लिक्विड और गैस इज़ अ सॉलिड वेस्ट, बिकॉज वी नो दैट व्हाट इज़ द वेस्ट। हम जान चुके हैं वेस्ट क्या होता है। अब उस कैटेगरी में उस टाइप के, यानी यूजलेस और अनवांटेड और डिस्कार्डेड जो भी चीज़ हो, या रिक्वायर्ड टू बी डिस्कार्डेड और इंटेंडेड टू बी डिस्कार्डेड और डिस्पोज, वो सॉलिड स्टेट में हो, मैटर ऑफ स्टेट क्या हो, सॉलिड, तो वो सॉलिड वेस्ट होगा। बट वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द आवर रूल, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द सॉलिड वेस्ट। तो हमारे यहाँ करंट टाइम पे कौन सा रूल है, हमारे यहाँ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। इसके अकॉर्डिंग सॉलिड वेस्ट क्या क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है सॉलिड और सेमी सॉलिड वेस्ट। मीन्स वो सॉलिड तो होगा कंप्लीटली, मैटर ऑफ
मैटर ऑफ स्टेट क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाई डेंस हो गया, डेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग कम होगी। यू नो व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेट? वो सॉलिड हो। अब में भी सेमी सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट हो, यानी घरों से निकला हुआ रेसिडेंशियल वेस्ट। द सेकेंड वन इज सैनिटरी वेस्ट। अब सैनिटरी वेस्ट में SWM ने बताया है कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी। दैट इज़ अ डाइपर, सैनिटरी टॉवल, नैपकिन्स, tampons, condoms, and incontinence sheets, and any other similar waste just like this. That is part of a sanitary waste. और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में इन्होंने ये भी मेंशन किया कि एनी इंडस्ट्रीज दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग सैनिटरी वेस्ट, उनका ये कंफर्म कर दिया गया उनके लिए कि यू हैव टू आपको उस पैकेजिंग में एक बैग डालना पड़ेगा फॉर द डिस्पोजल, क्योंकि ये एक अलग तरीके का वेस्ट है और ऑब्वियस सी बात है काफ़ी इन्वायरमेंट में इसका सेग्रीगेशन और मेनली जो होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। ये नैपकिन वगैरह को छोड़ करके आई एम जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट टैम्पॉन्स टाइप्स ऑफ वेस्ट। सो अनदर इज़ अ कॉमर्शियल वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल ये कहता है कि सॉलिड वेस्ट में कॉमर्शियल वेस्ट भी आएंगे। और कौन से वेस्ट आएंगे? इंस्टीट्यूशनल वेस्ट आएंगे। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट मीन्स दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन हो गए। कॉमर्शियल वेस्ट में आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई। देन कैटरिंग, मार्केट वेस्ट एंड अनदर नॉन रेसिडेंशियल वेस्ट। और क्या चीज़ें आती हैं? स्ट्रीट स्वीपिंग। आप देखते होंगे कि सुबह शाम रोडों पे झाड़ू लगती है, आपके एरिया की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसकी सफाई करती होगी। वो सारी वेस्टें जो मार्केट से जनरेट होते हैं और वो क्या कहते हैं सड़क पर डिस्पोज कर दिए जाते हैं, तो वो दैट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ ए सॉलिड वेस्ट। सिल्ट रिमूव्ड और कलेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ड्रेन। और हॉर्टिकल्चर वेस्ट मीन्स आपने मंडियों में भी देखा होगा, वहाँ से भी जनरेट होते हैं। मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ, अगर हम उसको ज़्यादा टेक्निकली जाएंगे तो गार्बेज वगैरह के वेस्ट कहेंगे, जो कि हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को। एंड एग्रीकल्चर वेस्ट हम जानते ही हैं। और एक चीज़ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यू हैव टू नोट इट, द ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल अलग है और उसमें अलग तरीके के डायग्नोसिस और इम्यूनाइजेशन और ट्रीटमेंट से जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो है। बट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 और इसके पहले जो हमारा रूल था म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2000, वो ये कहता है कि ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल का पार्ट है, वो उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये बहुत नोट करने वाली बात है, यू हैव टू नोट इट दैट। और कुछ चीज़ें एक्सक्लूड की हैं। उस रूल जो होता है वो बताता है कि क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड करने में इन्हें बताया है कि बायोमेडिकल वेस्ट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ए सॉलिड वेस्ट बिकॉज इट्स हैड अ सेपरेट रूल एंड रेगुलेशन, बट ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट इज अ पार्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ओके। ई वेस्ट आपके मोबाइल्स हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हो गई ई वेस्ट। एंड देन बैटरी बेस्ड, रेडियो एक्टिव वेस्ट। और ये चीज़ें कहाँ जनरेट हों? आपके एरिया में विद इन अ बाउंड्री, जैसे कि अर्बन लोकल बॉडीज़, अर्बन एग्लोमेरेटेड एरियाज मींस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दायरे में, जो भी वहाँ की लोकल अथॉरिटी, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम ही होती है। और भी इन्होंने कहा कि ये चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं। एक्सक्लूडेड क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, बैटरी वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक। और चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो कि मेंशन दी गई हो लोकल अथॉरिटीज़ के में बताया गया है कि लोकल जो आपके एरिया की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी वो, और ऐसे एरिया के बारे में डिस्कस किया गया है कि ऐसे एरिया से जनरेट होने वाले वेस्ट जो कि रूल 2 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के डिस्कस हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के रूल 2 में भी डिस्कस किया गया है कुछ एरियाज़ के बारे में जहाँ से वेस्ट जनरेट होते हैं। तो हम देखते हैं कि वो रूल 2 में क्या है। बेसिकली इसको यहीं पे डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि इन्होंने कैटेगराइजेशन कर दिया है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 रूल 2, हम इस पर एक अलग वीडियो भी बनाएंगे जो कि सिर्फ रूल की बात करेंगे हम, अलग शेड्यूल वाइज, अलग रूल वाइज, अलग अलग चैप्टर वाइज सारी चीज़ों के।
तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, ऐसे एरियाज कौन से होते हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज अर्बन लोकल बॉडीज़। आपके एरिया की लोकल बॉडीज़ हो गई, जो भी होगी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम जैसी चीज़ें होती हैं, हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। आउट ग्रोथ इन अर्बन एग्लोमेरेशन। देखो इन सारे टर्मिनोलॉजी को अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो आप सेंसस ऑफ इंडिया की साइट पे जा कर के देखो, क्योंकि वो काउंटिंग करते हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो सेंसस के अकॉर्डिंग, सेंसस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अर्बन एग्लोमेरेशन ऑब्वियस सी बात है आउट ग्रोथ हो रही है। अब मान लो किसी भी सिटी में पहले 50 वार्ड्स थे, फिर पॉपुलेशन आ रही है कंटिन्यूसली, या फिर लोगों की फैमिली इंक्रीज़ हो रही है, तो लोगों का शहर में ही रहना चाहते हैं बट उनको स्पेस ना होने के कारण वो उसके साइड में इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो सिटी एक्सपैंड हो रही है, मीन्स अर्बन आउट ग्रोथ हो रहा है। तो वो पार्ट भी भले ही हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में उस एरिया में 50 वार्ड्स लिखे गए हों, हाँ, बट वो एरियाज भी जो कि अदर देन 50 वार्ड्स हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल ने बताया। बिकॉज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द वेस्ट, प्रोसेस द वेस्ट एंड डिस्पोज द वेस्ट। किस एरिया के वेस्ट को? आउट ग्रोथ अर्बन एरिया एग्लोमरेशन। बेसिकली इसमें 20,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए तभी उसको इंक्लूड किया जाता है। और भी उसके रूल एंड रेगुलेशन और क्राइटेरियाज हैं, यू हैव टू डिस्कस अबाउट दैट विथ योर फ्रेंड एंड ऑल्सो सर्च ऑन द सेंसस ऑफ इंडिया, जहाँ पे आपको अथेंटिक डेफिनेशन मिल जाएगी। द नेक्स्ट वन इज सेंसस टाउन, सारी चीज़ें वहीं से मिलेंगी। अब रजिस्टर्स जर्नल जो हैं आपके रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर के, उन्होंने जो नोटिफाई कर दिया हो ऐसे टाउन्स भी इस रूल के में आएंगे। ये रूल उन पे भी लागू होता है, अर्बन लोकल बॉडी पे भी लागू होता है, अर्बन आउट ग्रोथ पे भी लागू होता है, और सेंसस टाउन पे भी लागू होता है, और नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप पे भी लागू होता है। मान लो कोई इंडस्ट्री बनी, फिर उसने अपने एम्प्लॉई के लिए कॉलोनी इस्टेब्लिश की, ये उनके, और वो उस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या सिटी के एरिया में आते हैं या फिर थोड़ा आसपास एरिया में है, तो SWM का रूल उनके ऊपर भी लागू होगा, ऐसा नहीं है। एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन रेलवेज, ऑब्वियस सी बात है रेलवे स्टेशन तो हर शहर में होंगे या हर जगह होते हैं, तो सारे पार्ट यहाँ तक कि रेलवे स्टेशंस, उसका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और उसके स्टाफ्स के लिए बनाए गए रेसिडेंशियल एरिया, सेम एयरपोर्ट्स के लिए भी और एयर बसेस के लिए, बेसिस के लिए भी। फिर बंदरगाह आपके हो गए यानी पोर्ट्स एंड हार्बर्स हो गए, और जो भी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है, कभी कभी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट में कुछ एक्सेप्शन इंक्लूड हो जाते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए, बट SWM 2016 रूल अप्लाई होता है उनके ऊपर भी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कहीं कहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं। बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ही कंट्री में कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे कि उसको एक कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है। बेसिकली रिलैक्सेशन इसलिए दी जाती है कि टू डेवलप अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, मीन्स एक अनुकूल एनवायरनमेंट जनरेट करने के लिए फॉर द इन्वेस्टर, मीन्स FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को आने के लिए वो उस एरिया में अगर इस्टेब्लिशमेंट करेंगे FDI का, तो गवर्नमेंट ऐसा करती है, तो उनको कुछ रिलैक्सेशन और बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं रूल एंड रेगुलेशन एंड टैक्सेस में, जो कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए हर कंट्रीज़ अलग अलग बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करती है, तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर भी SWM 2016 रूल लागू होता है। एंड द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं लागू होगा, जो उनकी बिल्डिंग्स होंगी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी लागू होंगे। प्लेसेस ऑफ पिलिग्रिम्स और रिलीजियस, मीन्स जितने भी मंदिर होंगे, गिरजाघर होंगे, मस्जिद होंगे, बहुत सारी जो चीज़ें होंगी, हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी सब पर ये रूल लागू होगा। इंस्टीट्यूशनल, आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हो गई, मतलब कुछ भी हो गया वहाँ पे, और रेसिडेंशियल, ऐसी जगहों पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 लागू होता है। अब बात करते हैं कि किस किन चीज़ों पे लागू नहीं होता है ये, मीन्स ऑब्वियस सी बात है एक्सेप्ट एरिया होगा ना कि कहाँ पे लागू नहीं होगा। तो एक्सेप्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, हैजार्डस केमिकल, बायोकेमिकल वेस्ट, ई वेस्ट, लेड एसिड बैटरी एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट,
दैट आर कवर्ड अंडर द सेपरेट रूल। हमने आपको बताया कि इस सारे रूल के लिए, इन सारे वेस्ट के लिए एक अलग सा रूल बनाए गए हैं। मीन्स हैजार्डस वेस्ट के लिए अलग सा रूल बनाया गया है, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, ई वेस्ट के लिए, क्योंकि उनकी प्रॉपर कलेक्शन, प्रॉपर हैंडलिंग एक अलग तरीके से हो सकती है। आप उसको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा वो जनरेट हो रहा है और उसी के साथ उसको प्रोसेस करेंगे, दैट इज़ नॉट वेरी फीजिबल एंड नॉट गुड। You cannot harness or convert waste into energy or waste into wealth। मीन्स वेस्ट एनर्जी और वेस्ट वेल्थ जनरेट किया जा सकता है अगर हम वेस्ट को एज अ वेस्ट ना समझें तो। सो अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट को समझने के लिए। तो इसके लिए हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जिससे हम ज़्यादा फैमिलियर हैं, जो कि हम जनरेट करते हैं ज़्यादातर, और वो होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब ये सारी डेफिनेशन SWM 2016 रूल के अकॉर्डिंग है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल वेस्ट जनरेटेड कहाँ पे? म्युनिसिपल, नगर निगम का एरिया और नोटिफाइड एरिया। किसके द्वारा? रजिस्ट्रार सेंसस कमिश्नर के द्वारा। हमने पहले ही देख लिया। इन आइदर सेमी सॉलिड वेस्ट स्टेट में होगा या सेमी सॉलिड स्टेट में होगा। बट ये एक्सक्लूड कर रहा है क्या? इंडस्ट्रियल हैजार्डस वेस्ट। बट इंक्लूड कर रहा है, जिसको मैंने कहा था कि इसको नोट करना है, क्या? ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट। मीन्स म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट को इंक्लूड करता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लो, मे भी किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। आप यही सोचोगे कि बायोमेडिकल वेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रीटेड हो या अनट्रीटेड, इट विल बी पार्ट ऑफ द बायोमेडिकल मैनेजमेंट रूल 2016, जो कि अमेंडमेंट हुआ है, नया रूल आया है। बट ऐसा नहीं है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट को इंक्लूड करता है। अब अलग अलग जो इसमें टर्म यूज़ किए गए हैं ना, उनको भी डिफाइन किया गया है, कि जैसा कि रेसिडेंशियल वर्ड, कमर्शियल वर्ड, म्युनिसिपल अथॉरिटीज़, ये सारी चीज़ें क्या है मैंने आपको बताया था। तो रेसिडेंशियल वर्ड क्या है? ऐसे लोग, रेसिडेंसी मीन्स जहाँ पे रहते हैं, मीन्स अपार्टमेंट हो गए आपके, फूड स्क्रैप्स, वेजिटेबल्स। अब इससे जनरेट वाले वेस्ट क्या होंगे आपके? फूड वेस्ट होंगे, वेजिटेबल स्क्रैप्स होंगे, फूड पैकेजिंग, मतलब सारी चीज़ें आ जाएंगी जो भी एक रेसिडेंशियल एरिया से कॉमन चीज़ें हो सकती हैं। हम न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर आज पढ़ करके कल के लिए तो वेस्ट हो गया, मे बी आप उसको रीयूज़ करो, रिसाइकिल तो नहीं कर सकते, कुछ रैप बनाओ, कुछ भी करो, आप कर सकते हो उसको। बट प्राइमरी सेकेंडरी आप 2 बार यूज़ कर लो, या फिर टर्शरी 3 बार यूज़ कर लो। आफ्टर दैट इट विल चेंज इनटू एन वेस्ट, वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको एक बात चीज़ ध्यान में रख लेनी चाहिए, वी कैन नॉट स्टॉप जनरेशन ऑफ वेस्ट। हम वेस्ट के जनरेशन को स्टॉप नहीं कर सकते। वी कैन ओनली कन्वर्ट इट, मीन्स हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, या फिर हम बहुत ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो हम फोकस कर सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम देख, कॉमर्शियल वर्ड आया हुआ है, तो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में क्या होंगी? जितने भी आपके ऑफिस हो गई, बिल्डिंग हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गई, ये सारी कमर्शियल चीज़ें ना, कॉमर्स से रिलेटेड, मीन्स पैसा जहाँ से जनरेट होता है चीज़ें। बट इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा कि कमर्शियल वेस्ट में हज़ार्डस वेस्ट भी आते हैं, बट ये एक्सक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है। अब जो म्युनिसिपल वर्ड यूज़ किया गया है, इसको भी SWM 2016 ने डिफाइन किया है अच्छे तरीके से, कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था जैसे आपको कि म्युनिसिपल अथॉरिटी मीन्स, इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपके एरिया का, इसको म्युनिसिपालिटी भी बोलते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। वो उस चीज़ को, उसके दायरे में आने वाले बेसिकली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होती है इन सारी चीज़ों के वेस्ट को कलेक्शन के लिए, प्राइमरी कलेक्शन, सेकेंडरी कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड देन डिस्पोजल। ये जितने भी स्टेजेस होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, ये सारे चीज़ों के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सारी चीज़ों की देखभाल के लिए, मेंटेनेंस, जो भी चीज़ें हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और म्युनिसिपल अथॉरिटी, मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो जनरेट होता है, और इसके मैनेजमेंट्स के लिए म्युनिसिपल अथॉरिटी ही जिम्मेदार मानी जाती है और करती भी है। द नेक्स्ट वन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हैजार्डस वेस्ट।
अब हैज़ार्डस वेस्ट बेसिकली इसको बहुत ही क्राइटेरियाज के बेसिस पे डिफाइन किया गया है कि ऐसी चीज़ें और कि जो जनरेट हो रही है वो हैज़ार्डस क्या है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड मापदंड निर्धारित किए गए हैं या फिर स्टैंडर्डाइज किए गई, हाँ ये एक्सटेंट है। सो बेसिकली जो टर्म्स यूज किए गए हैं इसके लिए या फिर क्राइटेरिया यूज़ किए गए हैं वो हैं अकॉर्डिंग टू द हैज़ार्डस मैनेजमेंट रूल दैट इज़ अ रिएक्टिव। व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्टिविटी, क्या इसकी रिएक्टिविटी की एक्सटेंट होनी चाहिए। हम सेपरेट वीडियो में जब हम हैज़ार्डस मैनेजमेंट रूल को डिस्कस करेंगे देन विल बी डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस क्राइटेरिया ऑफ जस्ट लाइक व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्टिविटी, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी, कितना टॉक्सिक होगा तब इसको हैज़ार्डस बोला जाएगा। फ्लेमेबल कितना होगा मीन्स कितने टेम्परेचर पे जल जाएगा, ये बर्न हो जाएगा। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ एक्सप्लोजिवनेस, कितना एक्सप्लोजिव होगा, कितना कोरोजिव होगा मीन्स फ्लेमेबल टेम्परेचर के लिए। कोरोजिवनेस मीन्स कितना पीएच, क्या एसिडिक कम या फिर एल्कलाई ज़्यादा। और ऑब्वियस सी बात है ये डेंजरस तो होगा ही। काजेज डेंजर्स और लाइकली टू कॉज अ डेंजर, किसके लिए, हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ये। अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्ट ही हार्मफुल पहुंचाता हो, या ये डायरेक्ट हार्मफुल पहुंचाए तब भी ये हैज़ार्डस वेस्ट है मींस आप इसको डायरेक्ट टच करो तब भी, या फिर ये किसी कंपाउंड या किसी के कांटेक्ट में आने के बाद भी सब्सटेंस के जो रिएक्शन प्रोवाइड करे, जो हार्मफुलनेस प्रोवाइड करे, वो भी हैज़ार्डस वेस्ट कैटेगरी में आएंगे। ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली कर रहा हो तो नहीं माना जाएगा कि डायरेक्टली ये ज़्यादा एक्सप्लोजिव है मीन्स कोई चीज़ है वो किसी के कांटेक्ट में आने के बाद वो एक्सप्लोजिव हो जा रही है, पहले एक्सप्लोजिव नहीं है, देन इट्स ऑल्सो हैज़ार्डस वेस्ट। वो फ्लेमेबल नहीं है बट कुछ ऐड करने के बाद तुरंत वो फ्लेमेबल हो जा रही है, तो वो ऑब्वियस सी बात है हैज़ार्डस वेस्ट में आ जाएगी। कोरोजिवनेस अगर उसकी यानी पीएच उसका कम ज़्यादा हो रहा है किस एक्सटेंट पे, तो वो भी हैज़ार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आएगी अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। अब कुछ इसमें ये भी बताया गया है कि और भी चीज़ें ये इंक्लूड करती है। बेसिकली जब आप इसके रूल को देखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि हैज़ार्डस वेस्ट क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, तो वो क्राइटेरिया बता दिया गया कि किन किन क्राइटेरिया के बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है। बट ये और भी चीज़ों को इंक्लूड करता है जो कि हैज़ार्डस वेस्ट के ही पार्ट है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 3 शेड्यूल में डिवाइड हो जाता है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 1 की जब हम बात करते हैं जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो बेसिकली जो भी डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जब वो प्रोडक्शन करती हैं, जनरेट करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, तो ड्यूरेशन टाइम पे मीन्स उनके प्रोडक्शन टाइम पे जो भी वेस्ट जनरेट होता है उनकी लिस्टिंग की गई है कॉलम 3 में। किस कॉलम में की गई है? 3 में। फर्स्ट में बताया गया है कि कौन सी कंपनीज है, सेकंड में बताया उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, थर्ड में बताया गया कि मेनली उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं जो हैज़ार्डस है उस प्रोसेसिंग के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कौन कौन से एलिमेंट्स जनरेट हो सकते हैं जो कि हैज़ार्डस है, उनकी लिस्टिंग दी गई है। फिर उसके बाद शेड्यूल 2 जो है ये 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। तो क्लास ए जो बात करता है बेसिकली ये 2 टर्मिनोलॉजी की बात करता है। एक तो ये बात करता है टीसीएलपी। टीसीएलपी दैट मीन्स जैसे हमने क्राइटेरिया देखा था कि कोरोजिवनेस, फ्लेमेबल, एक्सप्लोजिव, वन ऑफ द क्राइटेरिया टीसीएलपी इज ऑल्सो अ क्राइटेरिया। टीसीएलपी बेसिकली स्टैंड फॉर टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लीचिंग प्रोसीजर। और ये क्या होता है? ये क्राइटेरिया होता है या एक मेथड होता है जिससे मेटल्स जो होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली 8 मेटल या 25 ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स होते हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड कुछ भी हो सकती हैं। तो लैंडफिल्स में जो लीचिंग होती हैं ये उसके मॉनिटरिंग के लिए आता है कि इन्वायरमेंट में क्या हमने जो रूल एंड रेगुलेशन लगाया है क्या वो किस लेवल तक उसमें जा रहे हैं। तो सारे स्टैंडर्ड सेटअप किए गए हैं, तो ये मेथड उसको एस्टिमेट करने में काम आता है, टीसीएलपी। एंड सेकेंड वन क्या है? सॉल्यूबल थ्रेशोल्ड लिमिट कंसंट्रेशन, एसटीएलसी समटाइम इज ऑल्सो कॉल्ड कैम, एंड एसटीएलसी स्टैंड्स फॉर सॉल्यूबल थ्रेशोल्ड लिमिट कंसंट्रेशन। मीन्स
अगर हम इसको बोलें तो ये एक तरीके का एक्सट्रैक्शन होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि लीचेबल कंपाउंड्स आर प्रेजेंट बेसिकली इन अ लार्ज इनफ अमाउंट, कितना सॉल्यूबल है उस लीचेट में और कितना एक्सटेंड तक है, क्या लार्ज अमाउंट है, और डील्ड विद एज अ हैजार्डस वेस्ट। क्योंकि हम रूल एंड रेगुलेशन लगाते हैं तो उन्हीं रूल एंड रेगुलेशन के स्टैंडर्ड्स को मेज़र करने के लिए ये सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं। TTLC इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, मीन्स TTLC is also stands for just like TCLP and STLC. TTLC stand for total threshold limit concentration. ये भी एक तरीके का क्राइटेरिया है। बेसिकली दिस इज डिफाइन हाउ metals results are normally expressed for a solid sample. Means if you do not specify a special extraction procedure on your chain or custom body, that will be reported as a TTLC. बेसिकली TTLC यही होता है। तो TTLC को शेड्यूल ये सारी चीज़ें क्लास ए में डिफाइन की गई हैं कि लिमिट दी गई है कि वेस्ट हैविंग इक्वल टू आर मोर देन कंसंट्रेशन, या उसके इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, जो कि स्पेसिफाई किया गया है क्लास ए में। क्लास ए में जो कि डिफाइन किया गया है TCLP, STLC एंड TTLC। एंड फिर उसके बाद शेड्यूल 2 के क्लास सी में बात की गई, क्लास बी में बात की गई है TTLC की, क्लास ए में बात की गई है TCLP और STLC की, बट क्लास सी में बात की गई है वो सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हैजार्डस वेस्ट की, उनकी फ्लेमेबल, कोरोसिवनेस, एक्सप्लोसिवनेस, pH, टेम्परेचर, दुनिया भर की चीज़ों की। फिर उसके बाद आता है शेड्यूल 3 जो कि ये बताता है कि लिस्ट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, लिस्ट ऑफ हैजार्डस वेस्ट जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनकी प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको एक लिस्ट देनी पड़ती है ना। अब तो ये नहीं, अब जो ऑब्वियस सी बात है, जब ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात आ गई तो इंटरनेशनल लेवल की बात आ गई, यानी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट की बात आ गई, तो आप पहले से इसको मेंशन करके रखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें बेसल कन्वेंशन के एनेक्सियर 8 में डिटेल में मेंशन किया गया है। और इसी में और चीज़ें भी आती हैं, जस्ट लाइक शेड्यूल 3 के पार्ट सी में लिस्ट ऑफ हैजार्डस करेक्टरिस्टिक्स फिर से डिफाइन की गई है अच्छे तरीके से। वो सारी चीज़ें भी हैजार्डस वेस्ट का पार्ट होंगी या मानी जाएंगी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वेस्ट पे आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर से इस ड्यूरेशन में तो बहुत ही ज़्यादा जनरेट हुआ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कोविड का टाइम, फर्स्ट, सेकेंड और नाउ वी आर इन अ थर्ड फेज़, बहुत सारी कंट्रीज़ फोर्थ फेज़ में भी हैं। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस वेस्ट की बात कर रहा हूँ। बेसिकली इट्स अ बायोमेडिकल वेस्ट। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जनरेट हुआ है, और ऑब्वियस सी बात है कि इसका एनवायरनमेंट में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमें आगे ही जाके पता चलेगा कि उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग या प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर प्रोसेसिंग, डिस्पोजल हुआ था या ये कुछ और ही लेके आएगा। सो देखते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल मैनेजमेंट रूल ये क्या कहता है, इसमें कौन कौन से वेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं। सो बेसिकली ये कह रहा है कि विच इज़ जनरेटेड। अब जनरेट कब होगा, अभी ऑब्वियस सी बात है, कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, मेडिकल से रिलेटेड है तो मेडिकल में जाएगा, यानी डॉक्टर के पास जाएगा तो उसका डायग्नोसिस होगा, तो उससे जनरेट होने वाले सारे वेस्ट, क्योंकि उसकी बीमारी को वो डॉक्टर जानेगा, उसके लिए वो दुनिया भर के डायग्नोसिस करेगा उसकी इलाज के लिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस डिजीज़। तो उस डायग्नोसिस में जो भी वेस्ट जनरेट होंगे दैट इज़ अ बायोमेडिकल वेस्ट। फिर उसके ट्रीटमेंट की बात आएगी, इम्यूनाइजेशन की बात आएगी। अब वो सिर्फ ह्यूमन नहीं, वो ह्यूमन और एनिमल दोनों के ऊपर, यानी ह्यूमंस या एनिमल दोनों के डायग्नोसिस, बीमारी की, उनकी ट्रीटमेंट, उनकी इम्यूनाइजेशंस के ड्यूरेशन में जो भी वेस्ट जनरेट होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। और फिर उसके बाद रिसर्च एक्टिविटी पर्टेनिंग देयर टू, मीन्स वो जिससे संबंधित है उसमें और भी चीज़ें आती हैं, जस्ट लाइक बायोलॉजिकल और हेल्थ कैंप में जो भी वेस्ट जनरेट होंगे वो टेस्टिंग में उसकी। और इसमें कुछ कैटेगरी शेड्यूल 1 में जो बताई गई है वो सारी चीज़ें शेड्यूल 1 में क्या बताई गई हैं जो वेस्ट जनरेट होती हैं। बेसिकली शेड्यूल 1 में ये बताई गई हैं कि बायोलॉजिकल वेस्ट कैटेगरी एंड देयर सेग्रीगेशन, ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑप्शन, उन सारी चीज़ों का कैटेगराइजेशन किया गया है, बताया गया है।
बट मैं उनको अभी यहाँ नहीं दिखा सकता। बायोमेडिकल मैनेजमेंट रूल जब मैं डिस्कस करूँगा उनको डिटेल में मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा दूँगा कि क्या है, कैसे है और किन चीज़ों की बात करता है। अब इसमें टर्म यूज़ हुआ है ना, बायोलॉजिकल और इन हेल्थ। थर्ड लाइन में जब आप देखोगे इन अ हेल्थ कैन, तो बायोलॉजिकल वर्ड्स क्या है, इसको भी बायोमेडिकल मैनेजमेंट रूल ने डिफाइन किया है कि आप जब भी आप कोई रिसर्च करते हो, हाँ, ह्यूमन्स एनिमल्स की नई डिजीज़ को, जैसे कि कोविड के लिए की हो, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म या उसके मेटाबॉलिज्म में या बायोकेमिकल रिएक्शन में जो भी उस डायग्नोसिस और इम्यूनाइजेशन या ट्रीटमेंट में भी जनरेट होते हैं उस रिसर्च में, वो सारे वेस्ट भी पार्ट हो जाते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के, जिनको समरी फॉर्म में बोल दिया जाता है एज अ बायोलॉजिकल। मीन्स एनी प्रिपरेशन मेड फ्रॉम, कहाँ से, ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोनों चीज़ें वर्ड आ गए, प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल रिएक्शन। और फिर उसके बाद इंटेंडेड फॉर यूज़ ऑफ किस चीज़ के लिए, डायग्नोसिस, इम्यूनाइजेशन एंड ट्रीटमेंट। तीन चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। फिर ह्यूमन बींग्स और एनिमल और इन रिसर्च एक्टिविटी पर्टेनिंग देयर टू, ऑब्वियस सी बात है। पर्टेनिंग मीन्स होता है, अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। पर्टेनिंग मीन्स संबंधित, जो भी चीज़ें उससे संबंधित होते हैं, और देयर टू मीन्स वर्ड किया जाता है कि इसके सिवा। नाउ आवर नेक्स्ट वेस्ट, जिसके बारे में मतलब सारे वेस्ट ऐसी चीज़ें हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो। हाँ, हैज़ार्डस वेस्ट से थोड़ा सा नॉन फेमिलियर हो सकते हो, बट हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो। बट बाकी जैसे म्यूनसिपल वेस्ट हो गया, ये आपके डायरेक्ट रिलेटेड है। बायोमेडिकल वेस्ट आप अक्सर जानती हो और कोविड टाइम में आप इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हो। और अगला तो आप ही एज वेल एज जितना MSW जनरेट हो रहा है उस उतना तो नहीं, बट यू आर द वन ऑफ द मोस्ट कंट्रीब्यूटर। आप उसमें से सबसे ज़्यादा आप बड़े कंट्रीब्यूटर हो, क्योंकि मैं अभी जिस पे काम कर रहा हूँ या जिसके थ्रू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सम टाइम इट विल कन्वर्ट इनटू अ वेस्ट। सो आप जान ही गए होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट ई वेस्ट। बेसिकली ई वेस्ट के अंदर क्या आते हैं, तो ई वेस्ट को ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया अच्छा सारे मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए और जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हो गई, ये सारी ई वेस्ट की पार्ट्स हैं। हाँ, तो डिफ़ाइन किया गया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल में, उसको डिफ़ाइन किया गया है एक पर्टिकुलर टर्म के साथ, और उन सारे टर्म को हम जानेंगे, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, दो चीज़ें। अब इन दोनों टर्म को हम आगे जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, क्या जिनमें जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, दोनों चीज़ें। हाँ, आगे हम जानेंगे। तो ये कहता है कि इंक्लूड करता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। अब ऐसा नहीं कि होल, सिर्फ होल भी और इन पार्ट भी डिस्कार्ड किया गया हो, पूरा का पूरा, या फिर वो टूटा फूटा हो कहीं से भी हो, तब भी वो ई वेस्ट का ही पार्ट है। एज वेस्ट बाई द कंज्यूमर मीन्स जो उसके पार्ट हो या पूरा का पूरा डिस्कार्ड किया गया हो, किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। कंज्यूमर मीन्स जो उसको कंज्यूम किया, जो उसको यूज़ किया। कंज्यूमर की भी डिफिनेशन है, बल्क कंज्यूमर की भी डिफिनेशन है। बल्क कंज्यूमर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा लोग, क्या एक मोबाइल का बल्क कंज्यूमर हो सकता है कि आपने सिंगल फ़ोन लिया और उसके बल्क कंज्यूमर होंगे, नहीं, इसके नहीं हो सकते। मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई डेस्कटॉप है, लैपटॉप है जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो उस पर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे अब क्या कहते हैं, ज़ेरॉक्स की मशीन है या प्रिंटिंग मशीन है, तो बहुत सारे लोग अपना ज़ेरॉक्स लेंगे, तो वो बल्क कंज्यूमर हो सकते हैं किसी सिंगल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के। उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। एज वेल एज रिजेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जब उसको बनाया गया हो तब रिजेक्ट किया गया हो, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ डिफेक्ट आ गया हो, या फिर रीफर्बिशमेंट। कभी कभी ये वर्ड आप देखते होंगे ई कॉमर्स साइट पे कि ये मोबाइल रीफर्बिशमेंट है, जो कि आपको सेम ब्रांड का मोबाइल, सेम मॉडल का मोबाइल, उसके जो ओरिजिनल नया फ़ोन जिस प्राइस में मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा कम प्राइस में मिल जाएगा। तो रीफर्बिशमेंट एक टर्म है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें री वर्ड यूज़ किया गया है, तो मीन्स ये फर्स्ट हैंड तो नहीं है। हाँ, मे बी इसको कोशिश की गई है फर्स्ट हैंड बनाने की, उसको भी हम डिस्कस करेंगे।
एंड रिपेयर प्रोसेस। बेसिकली ये कहता है कि एनीथिंग जो कंज्यूमर या बल्क कंज्यूमर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं और उसको डिस्कार्ड किए जाते हैं एज अ होल, यानी पूरा का पूरा या फिर पार्ट में, या फिर वो रिजेक्ट किए गए हों मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बनाते वक्त, या फिर उसको रिफर्बिशमेंट किया गया हो, या फिर रिपेयर प्रोसेस में, दोनों प्रोसेस में जो भी वेस्ट जनरेट होंगे इन सारी चीज़ों में वो आएंगे ई वेस्ट के दायरे में। अब वर्ड्स को देख लेते हैं, समझ गए ई वेस्ट क्या होता है, हैजार्डस वेस्ट क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है और एमएसडब्ल्यू क्या होता है। तो अब इसमें वर्ड जो यूज किया गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, तो ये बोलते हैं कि इक्विपमेंट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उनको पूरा फंक्शन होने के लिए जो डिपेंड करते हों, सिर्फ मतलब बिना लाइट के नहीं चलेंगे वो सारी चीज़ें आएंगी इसमें, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के उनको पूरा फंक्शन होने पे जब इनकी ज़रूरत हो तो वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। डिफाइन किया गया है, वर्ड को वर्ड्स पे जाइएगा, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कुछ भी हो सकता है, जो कि रूल ने डिफाइन किया है सिर्फ वही। इसीलिए वीडियो में कोशिश की जा रही है कि ऑथेंटिक जानकारी और ऑथेंटिक डेफिनेशन आपको प्रोवाइड की जाए, ऐसा नहीं कि कहीं से भी। द सेकेंड टर्म दैट इज़ अ बल्क कंज्यूमर। अभी सी बात है, मैंने बता ही दिया था कि बल्क कंज्यूमर क्या हो सकते हैं। बेसिकली इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, या भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी, इंस्टीट्यूशन, कुछ भी हो सकता है। अगर वो कंपनी के रूल जो हैं हमारे यहाँ, जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948 है और कंपनीज एक्ट 2030 है, ये बोलता है कि ये सारे रूल उनके ऊपर लागू हो जाते हैं जिनकी यहाँ, जैसे कोई कोचिंग ही हो गई, अगर उस कोचिंग में 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया उसमें 20 लोगों से ज़्यादा काम करते हैं, कोई एनजीओ हो गया उसमें, कोई गवर्नमेंट एजेंसी है उसमें, कोई कंपनी है उसमें, कोई भी चीज़ हो, चाहे इंटरनेशनल बॉडी, नेशनल बॉडी, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी हो गया, बैंक हो गया, आपके पब्लिक सेक्टर कोई भी हो गया, इन सारी चीज़ों से ऑब्वियस सी बात है इनके यहाँ ज़ेरॉक्स मशीन होगी, हाँ, इनके यहाँ फैक्स मशीन होगी, ऑब्वियस सी बात है काम करने के लिए लैपटॉप होंगे या डेस्कटॉप होंगे। लैपटॉप तो सिंगल यूज़ के लिए होगा, मे बी डेस्कटॉप होगा। तो इन सारी चीज़ों पे जो यूज़ करेंगे तो बल्क कंज्यूमर होगा ना, केवल किसी पर्टिकुलर सिंगल आदमी का नहीं होगा, उस पर पूरी ऑब्वियस सी बात है 3 या 4 या फिर उस सेक्शन के जो भी लोग होंगे, जैसे कि मान लो कि टैक्स सेक्शन हो गया, जैसे कि फाइनेंस सेक्शन हो गया, फाइनेंस सेक्शन में 10 से 15 लोग हैं और उसमें पूरे क्या कहते हैं एम्प्लॉई हैं और उनको बार बार ज़ेरॉक्स की कराना पड़ता है, तो उसने सोचा कि एक ज़ेरॉक्स मशीन रख दिया जाए उस डिपार्टमेंट ने, उस सेक्शन ने, तो उस पर काफ़ी लोग काम करेंगे, तो वो बल्क कंज्यूमर की श्रेणी में या बल्क कंज्यूमर में आ जाते हैं। फिर क्या होता है रिफर्बिशमेंट, ऑब्वियस सी बात है, द नेक्स्ट टर्म इज़ अ रिफर्बिशमेंट। तो ये बोलता है कि कोई यूज्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, जैसे आपका मोबाइल हो गया, और जो कि शेड्यूल 1 में लिस्टेड हो। हाँ, इसका शेड्यूल 1 में दिखाऊंगा, द नेक्स्ट स्लाइड इज़ ओनली फॉर शेड्यूल 1, इसमें दिखाऊंगा क्योंकि ये छोटा है, एक ही स्लाइड में आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ इसको दिखाने की कोशिश की। जब मैं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल सेपरेटली डिस्कस करूँगा देन आई विल डिस्कस अबाउट इट इन अ डिटेल। तो ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो कि शेड्यूल 1 में लिस्टेड किया गया है, वर्किंग लाइफ फॉर इट्स ओरिजिनली, अब उसको इस तरीके से बनाया गया कि जैसे वो ओरिजिनली में था उस तरीके से वो काम करे, इंटेंडेड टू यूज़ एंड सेलिंग इन द सेम मार्केट रिटर्निंग ऑन, मीन्स कोई भी चीज़ है, सबका मोबाइल हो गया, गड़बड़ हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, फिर वो कंपनी ने आपने दे दिया किसी एम्प्लॉय को या फिर किसी कंपनी को, या फिर वो उसके पास पहुंच गई कंपनी के पास, तो उसने उसको फिर से इस स्टेट में ला दिया बना करके जैसा वो ओरिजिनली नया फंक्शन कर रहा था, बट वो नया नहीं है, उसके कुछ पार्ट्स कहीं से लेके कुछ पार्ट कहीं से लेके उसको बना दिया गया। ठीक, जहाँ जहाँ से सही सही पार्ट्स थे उसको लेकर के उसको फिर से ओरिजिनली फंक्शनेबल बना दिया गया और उसको फिर से उसी सेम साइट पे डाल दिया गया। बट हर जगह उनको ये रूल होता है कि मेंशन करना पड़ता है कि दिस सेट इज़ अ रीफर्बिश, मीन्स इसको फिर से फर्बिश किया गया, फिर से इसको ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश की गई, इसीलिए उसकी प्राइसिंग भी थोड़ी कम होती है, मे बी परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो सकता है, बट ऐसा है नहीं। तो शेड्यूल 1 में क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहली बात तो इसको 2 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। अब इसमें देखेंगे आप 2 कॉलम भी हैं। जो फर्स्ट कॉलम है वो बात कर रहा है कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, और सेकेंड उसके कोड की बात कर रहा है।
तो पहला और उसके बाद जो सीरियल नंबर पे दो पार्ट हैं, पार्ट वन किससे रिलेटेड है? पार्ट वन रिलेटेड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इक्विपमेंट्स जो भी यूज होते हैं उनकी लिस्टिंग की गई, उनको बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऑब्वियस ही बात है, कंप्यूटर्स होंगे आपके, लैपटॉप्स होंगे आपके, हाँ, प्रिंटर्स होंगे आपके, मतलब और उनसे रिलेटेड सारे आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होंगे, हाँ, टेलीफोन्स हो सकते हैं, सेलुलर टेलीफोन, कार्डलेस टेलीफोन, आंसरिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, टोटल 16 है, आपको ध्यान देना है। और इनकी कोडिंग भी की गई है ITEW1, मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरीके से 16 तक। द सेकेंड वन इज कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब इसमें हम किस बात की डिस्कस किए हुए हैं कि कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर है उनके इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वेस्ट, मतलब उससे जो जनरेट होंगे वो। तो इसमें टेलीविज़न सेट हो गए आपके, रेफ्रिजरेटर हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, हाँ, एयर कंडीशन हो गई। अब एयर कंडीशनर में देखिए क्या लाइन लिखी गई, अगर आप देखोगे तो एयर कंडीशनर एक्सक्लूडिंग सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग प्लांट। ये चीज़ें ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। एयर कंडीशन की बात की गई है, पर एयर कंडीशन एक्सक्लूड में, एयर कंडीशन यानी एसी में एक्सक्लूड किया गया है ऐसी ऐसी प्लांट्स को जो सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग पे काम करती हैं। मे बी वो ज़्यादा इको फ्रेंडली होंगी, मतलब लॉन्ग टर्म चलती होंगी, अब कुछ भी हो सकता है। उसके क्राइटेरिया जब हम डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। अब इनका भी कोडिंग उसी तरीके से की गई है, CEEW1, इसमें टोटल 5 डाले गए हैं। C स्टैंड फॉर कंज्यूमर, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, W स्टैंड फॉर वेस्ट। तो हमने जाना वेस्ट क्या होता है, एनीथिंग दैट इज़ यूजलेस और डिस्कार्डेड, या फिर रिक्वायर्ड टू बी, या फिर इंटेंडेड टू बी, आपकी इच्छा हो तब फेंका। फिर उसके बाद हमने जाना सॉलिड वेस्ट क्या होता है, हाँ, सेमी सॉलिड, सॉलिड वेस्ट। फिर उसके बाद उसमें दुनिया भर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग क्या क्या इंक्लूड होता है, सारी चीज़ें आपने देखी। एक चीज़ याद रखना कि ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड होता है। फिर हमें MSW के बारे में जाना, जो कि ये जाना है कि उसमें कौन कौन से वेस्ट आते हैं और उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने जाना कि हज़ार्डस वेस्ट क्या होता है, उसमें शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 3 शेड्यूल हैं और उसमें लिस्टिंग की गई है। उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी जस्ट लाइक TCLP, STLC और TTLC, इन सारे टर्मिनोलॉजीज़ को जाना जो कि हेल्प करते हैं हज़ार्डस वेस्ट को डिटेक्ट करने में। फिर उसके बाद ई वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट को जाना। अब नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इट विल डिपेंड ऑन योर रिस्पॉन्सेस, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक ऑथेंटिक और सही और सिंपल वे में जानकारी दी जाए और कंप्लीट वे में। सो थैंक यू। अब मेरा वर्क यहाँ से कंप्लीट होता है और आपका स्टार्ट होता है। अगर आप ऐसा करते हो कि इस वीडियोस को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, आप बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है और क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, एंड सब्सक्राइब करोगे, जिससे मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा या इनकरेजमेंट मिलेगा, और आप इसको शेयर करोगे एज मच एज पॉसिबल। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।